हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी के अगस्त के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डीएसएसबी ने जो है टीजीटी के एग्ज़ाम जो है लिए हैं अगस्त के मंथ में, ठीक है, जिसमें टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी ड्राइंग के पेपर जो है हुए हैं। ओके, तो उसमें किस तरीके की रीजनिंग पूछी गई है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ताकि आगे जिसका भी एग्ज़ाम है टीजीटी का या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का, तो उसमें जो आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हम जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी को भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाले जो मंथ थे, जुलाई हो गया या फिर जून हो गया, अप्रैल हो गया, वो क्वेश्चन भी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे ही आंसर की आती है, सभी जो भी पेपर होते हैं वो यहाँ पे उसकी जो वीडियो होती है वो अपलोड कर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने नहीं किया है, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। ओके, तो रीजनिंग देखेंगे कि किस तरीके की रीजनिंग जो है अभी टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी गई है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर हुए थे वो पीजीटी के हुए थे, ठीक है, पीजीटी के हुए थे और नॉन टीचिंग जो है उनके हुए थे, ठीक है। तो अभी टीजीटी के हुए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने हैं वो टीजीटी के होने हैं। तो यहाँ से उन बच्चों को एक आइडिया जो है मिल जाएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पेपर आप देखेंगे तो 23/8/2025 का है, टीजीटी हिंदी का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज का क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये पूछा गया है। 20, 34, 62, 104, 160 जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है। सबसे पहला है कि आप जो है इसमें डिफरेंस देखो कि डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, ठीक है। क्या डिफरेंस से हमारा आंसर जो है निकल रहा है। देखिए, अगर मैं 34 और 20 में डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2, 14 दूनी 28। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 में से 2 और 42, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 नहीं, एक मिनट वेट, 10 में से 4 जाएगा 6, हाँ 5 बचा, सॉरी 56। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल सीरीज लिखी है। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 चौक 56। तो 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है। तो इस 70 को हमें क्या कर देना है, 160 में ऐड कर देना है। तो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 230 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट और कंक्लूजन का था। ऑल लायंस आर बियर, कि जितने भी लॉयन है, शेर हैं, वो सब के सब क्या हैं, भालू हैं। क्या बोला है, सभी शेर जो हैं भालू हैं। तो ऑल लॉयंस आर बियर्स, ठीक है। क्या कह रहा है आगे, सम लॉयंस आर टाइगर्स, कुछ लॉयन ऐसे हैं कि वो क्या हैं, टाइगर्स हैं। सम लॉयंस आर टाइगर्स। और नो लॉयन इज ए हॉर्स, कि लॉयन जो है, कोई भी लॉयन जो है वो हॉर्स नहीं है। यानी कि लॉयन और हॉर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप जो है नहीं दिया गया है। अब ये कह रहा है कि ऑल बियर्स आर लॉयन, नहीं ये नहीं हो सकता। देखो, ये तो बन सकता है कि सम बियर्स आर लॉयन, क्योंकि जितने भी लॉयन है वो सारे बियर हैं, तो सारे बियर लॉयन नहीं हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होएगा। नो टाइगर इज ए हॉर्स, कि कोई भी जो टाइगर है वो हॉर्स नहीं है। अब देखिए, हमें नहीं पता है या नहीं है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं गया है। टाइगर और हॉर्स की एक साथ बात ही नहीं की गई है, तो हम इसको अपनी तरफ से नहीं मानेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है। नहीं दिया गया है तो नहीं होगा। तो नाइदर कंक्लूजन 1 और नोर 2 फॉलोज, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में ये दिया गया है, उपरोक्त के आधार पर संबंध बताना है कि डी का जे से क्या संबंध है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डी प्लस एफ दिया गया है। डी प्लस एफ का मतलब क्या है कि जो डी है ना वो एफ का पुत्र है। डी जो है वो एफ का पुत्र है। उसके बाद एफ डिवाइडेड बाय जी क्या कह रहा है कि एफ जी का पिता है, एफ जी का पिता है। तो दोनों ही जो है बच्चे वो किसके हो जाएंगे, एफ के हो जाएंगे, डी बी और जी बी। उसके बाद है जी माइनस एच। जी माइनस एच क्या कह रहा है कि जी जो है वो एच का भाई है। जी जो है वो एच का भाई है। उसके बाद है एच इंटू जे। एच इंटू जे का मतलब है कि एच जो है वो जे की पत्नी है। एच जो है वो जे की क्या है, पत्नी है। तो ये तीनों तो भाई बहन हो गए और जे की पत्नी है एच। अब इसने पूछा डी का जे से क्या संबंध है, डी का जे से संबंध। अब देखो,
आंसर हमें किससे करना होता है, से जिसका आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। जे से, तो जे का क्या मतलब जे जो है, ये जे का जो संबंध है वो डी से क्या है, जे की पत्नी है एच और एच का भाई कौन है, डी। ठीक है, तो क्या कौन हो गया, डी से क्या संबंध है, जे का पत्नी का भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है पत्नी का भाई जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दिया गया है, गांव ई में जल जनित रोगों की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। एक जन स्वास्थ्य अन्वेषण ने इस वृद्धि को गांव के मुख्य जल स्रोत का सीवरेज द्वारा संदूषित होने से जोड़ा है। स्वास्थ्य अधिकारी आगे संदूषण को रोकने के लिए गांव की सीवेज प्रणाली की तत्काल मरम्मत और अपग्रेडिंग की संस्तुति करते हैं। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है कि गांव ई में सीवेज द्वारा जल स्रोत का संदूषण जल जनित रोगों को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बोला गया है कि गांव ई में जल जनित रोगों की जो घटनाएं हैं वो तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियस है वो इसका कारण होगा। गांव ई के निवासी जल्दी गांव खाली कर देंगे, तो गांव खाली करने का इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, तो सिर्फ वन जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। GHIJMN और रो में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर और इस तरीके से जो है देखो सोमवार से शुरू है तो मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने PGT में देखे थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हैं, कुछ चेंज नहीं है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो ये 7 दिन जो है पेपर है। अब देखिए क्या कह रहा है, आई और ओ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा। तो आई और ओ के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। ठीक है, सॉरी, आई और ओ के बीच में 3 व्यक्ति हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। एम और एन के बीच में भी 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। जे की परीक्षा ओ से पहले किसी दिन और एच के बाद किसी दिन है। ओके, जे की परीक्षा ओ से पहले किसी दिन, यानी कि कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलेगा JHO। ठीक है, ऐसा मिलेगा। एन से पहले केवल जी की परीक्षा है। देखो अब यहाँ पे देखिए, एन से पहले केवल जी की परीक्षा है, तो ऑब्वियस जी यहाँ पे होगा, तभी जो है एन से पहले केवल जी की परीक्षा होगी। क्योंकि अगर हम एन को कहीं और बिठाएंगे तो उससे पहले क्या हो जाएगा, कितने भी बंदे जो है आ सकते हैं। तो यहाँ से हमको हिंट मिल गया, तो इसको रखना है सबसे पहले। अब देखते हैं, देखो अब एन हमारे पास है, एन से रिलेटेड हमने एक और पढ़ा था, एम और एन के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। 3 व्यक्तियों की परीक्षा है तो एम यहाँ पे हो जाएगा और एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और क्या इसमें दिया गया है देखिए। तो ये वाली चीज़ यहाँ से कवर, ये वाली चीज़ कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बचा है कि आई और ओ के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब मैं आई को यहाँ रखूँ और ओ को यहाँ रखूँ तब पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा कि जे की परीक्षा ओ से पहले किसी दिन है और एच के बाद है। तो ओ से पहले जे यहाँ जाएगा और एच यहाँ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें बन रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन है जे से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। तो 1 2 3 4, 4 लोगों की परीक्षा जो है वो जे से पहले हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हमें सिर्फ एक हिंट ढूंढना है, यहीं से बिठाना शुरू मत कर देना कि भैया आपने पहला सेंटेंस पढ़ा और तभी जो आप क्वेश्चन करने लगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बेटर है उस सेंटेंस तक पहुँचो जहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व होता चला जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस तरीके से जो है प्रश्न चिन्ह का मतलब बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 170। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे दिया गया, डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रख देना है। डिवाइड का अर्थ अगर आप देखेंगे तो प्लस से है, तो प्लस 18 हो जाएगा। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और प्लस का अर्थ जो है वो माइनस है। अब इसको सोल्व करना है और यहाँ पे लगाएंगे हम बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले हम डिवीजन को सोल्व करते हैं। तो डिवीजन को सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, और 5 चौक 20, यहाँ से 34 आ जाएगा। उसके बाद हम सोल्व करते हैं किसको, उसके बाद सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो 18 दूनी 36, ये 36 आ जाएगा और माइनस का 37। प्लस माइनस को आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब 34 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, या अगर वो बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ से सिंपल इतना कर लो, 37 में से 36 जाएगा तो -1 बचेगा और 34 ये रहा। 34 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ABCDE एंड F आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है और इसमें 6 बंदे हैं
इस तरीके से आप इनको बिठा लीजिए कि 6 बंदे ऐसे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अराउंड द सेंटर है। अगर जब भी सेंटर की तरफ बोला गया होगा कि मुंह जो है, जो भी हैं स्टूडेंट, उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट मानेंगे और हमारा राइट ही राइट माना जाएगा। अब क्या कह रहा है, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अब बी को किसी एक जगह आपको पुट करना है, तो मान लो बी यहाँ पे बैठा है और सी जो है इसके लेफ्ट में सेकंड है, तो सी लेफ्ट में सेकंड है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट जो हम जाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी और ये वाली डायरेक्शन राइट बनेगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा सोल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए जो है इमीडिएट नेबर है बी का, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि ए यहाँ पे बैठा है कि ए यहाँ पे बैठा है, बट हम दोनों जगह मान के चलते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सेकंड टू द सी के लेफ्ट में, तो वही लेफ्ट ऐसे ही चलता जाएगा सी का लेफ्ट, तो ई यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ जो है वो इमीडिएट राइट है, तो ई का राइट ये वाला राइट होगा, ठीक है। तो एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एफ। देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं, इस वाली चीज से राइट से देखूं तो सेकंड पोजीशन पे है, अगर यही चीज मैं लेफ्ट से देखूं तो 1 2 3 4th पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसमें देखो, थर्ड टू द लेफ्ट नो, फोर्थ है लेफ्ट से, और सेकंड टू द राइट ये बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये पूछ लिया गया है। तो 3 में तो एक ही लॉजिक यूज हुआ होगा। देखो, डी आई एच, ए एफ ई, जे ओ एन में भी सेम होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं और पी टी यू पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो अगर हम डी एच आई एक उस तरीके से लेके चलें भी, तो देखो कुछ ऐसा बनता है ना, डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। डी और एच आई ये इस तरीके से आया है, डी के बाद 3 अक्षर को स्किप किया गया है। सेम इसमें देखते हैं हम, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, वही है। सिंपल क्या कर दिया गया, 3 लेटर को छोड़ के फर्स्ट से बाद वाले जो 2 लेटर आते हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। दोनों में सेम रूल यूज हुआ है। क्या इसमें भी यही हुआ है? देखिए, पी के बाद अगर मैं देखूं तो क्या आता है, क्यू आर एस, ये तो 3 लेटर हो गए, उसके बाद टी यू आता है। अब देखिए, टी यू में क्या कर दिया गया, उसको एज इट इज लिख दिया गया, यूटी नहीं किया गया, यही मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि बाकियों में इन 2 की पोजीशन को क्या किया गया, चेंज किया गया है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, पी यू टी, तब जो है इनमें सेम लॉजिक होता, ठीक है। तो पी टी यू में जो है ये अलग लॉजिक जो है इसमें हो जाएगा। इसमें आप चेक करेंगे तो देखो, जे के बाद के एल एम को छोड़ दें तो आता है ओ एन, एम एन ओ होता है, सॉरी एन ओ, तो इस एन ओ को क्या लिखा गया है, ओ एन लिखा गया है, मीन्स चेंज किया गया है। तो इसलिए ये भी सेम रूल को, सेम लॉजिक को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखो, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, देखो दायां ये वाला राइट, हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट, हमारा राइट ही राइट, ठीक है। तो दाएं से दूसरे अक्षर, दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, दूसरा शब्द कौन सा है, ओ ए के है, और इसमें दूसरा अक्षर कौन सा है, ए है। और बाएं से दूसरे शब्द, बाएं से दूसरा शब्द सिन है, और इसमें तीसरा अक्षर क्या है, एन है, ठीक है। एन के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, तो देखो, ए की पोजीशन फर्स्ट, एन की पोजीशन 14, कितने अक्षर हो जाएंगे, 14 - 1 13। ओके, ओ सॉरी, इसने पूछा है कि कितने अक्षर है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो ये 13 तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर आप लेटर देखेंगे ना वो 12 है। कैसे है, क्योंकि ये जो 13th जो लेटर बनाना, तो लास्ट वाला भी जो इसमें इंक्लूड हो सकता है, -1 जो है इसमें हो जाएगा। मतलब एक रूल आपने पढ़ा होगा ना, वो जब हम क्रम वाला पढ़ते हैं, अरेंजमेंट वाला, तो इस तरीके से जब दिया गया हो तो ये होता है ना, राइट माइनस लेफ्ट करके ना, राइट माइनस लेफ्ट और -1 करके। ओके, अगर हम वैसे भी चेक कर लेते, चलो इसको छोड़ो, अगर ऐसे नहीं हो रहा है, हाँ तो वो कुछ फॉर्मूला जो है राइट लेफ्ट वाला और -1 जो है उसमें हो जाता है। तो देखते, देखो ए और
एम के बीच में लेटर, सॉरी एन के बीच में लेटर पूछे हैं, ठीक है। तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 3 3 6 3 3 3 चौक 12, ठीक है 12, क्योंकि इन दो को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, इन दो को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। इस प्रकार दूसरी संख्या पर गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की गई है। मीन्स क्या कह रहा है, 2 4 8 और 16 दिया गया ना, तो मीन्स इस फर्स्ट वाली पे कुछ लॉजिक अप्लाई हुआ तो हमें ये मिला, इस पर कुछ अप्लाई हुआ तो हमें ये मिला, इस पर कुछ अप्लाई हुआ तो ये मिला, ठीक है, कुछ ऐसा जो इसमें दिया गया है। तो कौन सा है जो सेम रूल को फॉलो कर रहा है। अब देखो 2 से 4 कैसे आएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से 8 कैसे आएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 8 से 16 कैसे आएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं। 3 वाले और इसमें भी देखियो 3 6 12 और 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि हर एक लेटर को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से। तो ऐसा ही हमको देखना, देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। चलिए अगला देखिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होना चाहिए था, अगेन ये भी गलत। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होना चाहिए था, ये भी गलत। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, इसलिए ये जो है इसको सही फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन ए रो ऑफ 31 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, एक लाइन है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 31 स्टूडेंट है, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट होगा और हमारा राइट ही राइट होगा। सुमन इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो सुमन जो है यहाँ पे है 13th पोजीशन पे लेफ्ट से। इफ डेविड इज 9th टू द राइट ऑफ सुमन, डेविड क्या है 9th पोजीशन पे, मीन्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, यहाँ पे कौन है, डेविड है। तो व्हाट इज डेविड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। देखो 13 यहाँ पे हो गया, 31 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो इस तरफ कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पे 18 स्टूडेंट है, यहाँ पे 18 स्टूडेंट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18 स्टूडेंट है तो 3 3 6 और 3 9 ये हो गए। तो यहाँ से कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 9 और बच गए यहाँ पे, तो यहाँ से 10th पोजीशन जो है यहाँ पे इसकी आ जाएगी, क्योंकि 9 बच्चे तो उस साइड हैं ही इसके, और इसकी जो पोजीशन है वो बतानी है, तो ये 10th नंबर पे हो जाएगा राइट से, तो 10th पोजीशन जो है इसकी सही मतलब आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में डाइन को 4619, देखो डाइन है, इसको लिखा जाता है 4619, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डी को 4 आई को 6, नहीं ये नहीं है। अभी देखिए, एडिट को लिखा जाता है 6412, ये मैंने सिर्फ वैसे लिखा है। अब इसमें टी का कूट बताना है, ठीक है, क्या बताना है, टी का कूट। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। अब देखो इसमें है ना टी, इस वाले में है टी, तो इसका जो कोड होगा वो 6412 में से कोई बनेगा। अब हम कैसे पता करेंगे, देखो अब 3 वर्ड इसमें बचे, EDI। अगर आप देखेंगे ये EDI जो है ना इसमें भी है, देखो E भी है, D भी है, I भी है। अगर ये है इसमें, इस वाले में, तो ऑब्वियस है ये कोड वाले नंबर भी होंगे, ठीक है। अब देखो दोनों में सेम क्या है, 641 है, 641 इसमें भी, 641 भी इसमें भी है, तो जो ये 641 है कोड है वो किसके लिए हो जाएगा, EDI के लिए, ठीक है, EDI का ही कोड होगा क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, ठीक। तो अब टी के लिए कौन सा बचा, टी के लिए तो सिर्फ 2 बचा, तो टी का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करना है, क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे सिंपल सीधा ये रूल जो है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, PIM RKO TMQ। ओके, इसमें मैंने आपको बताया है या तो फर्स्ट का फर्स्ट से देखो, या फिर फर्स्ट को सेकंड और थर्ड से, इस तरीके से जो है आपको क्या करते जाना है, कंपैरिजन करते जाना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से बन रहा है, जैसे यहाँ पे P, Q को स्किप कर दिया R आ गया, S को स्किप कर दिया T आ गया, U को स्किप कर दिया V आ गया, तो W को स्किप कर देंगे तो X वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो X सभी में है, फिर दूसरे को चेक करेंगे, देखो I, J को छोड़ दिया K आ गया, L को छोड़ दिया M आ गया, N को छोड़ दिया O आ गया, तो P को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, X Q। अब 2 हैं ये भी, इसमें भी, ठीक है। अब तीसरा चेक कीजिए, N को छोड़ दिया O आ गया, P को छोड़ दिया Q आ गया, R को छोड़ दिया S आ गया, T को छोड़ देंगे U आ जाएगा, तो X Q U जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं कि भाई P के बाद Q R है, S T U V, ठीक है, फिर यहाँ पे I J K L M N O P Q आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कुछ इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, C का अर्थ डिवाइड और D का अर्थ प्लस है। तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो 27, D का जो अर्थ है वो क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा लो। C का क्या अर्थ है? डिवाइड है, तो डिवाइड लगा लो। ओके, Q का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को पुट करो, और P का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा लो, और फिर से क्या लगा दो? बोर्ड मास लगा दो। बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला सॉल्व होगा पहले, 8 दूनी 16, और ये क्या बनेगा? 2 गुना 17, 17 दूनी 34। बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज लिख दो। अब जो इसमें सही सॉल्व हो रहा है जल्दी से वो हो रहा है ये, सॉरी ये 31 था, ये 34 और 31। 34 में से 31 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस का 3 आएगा क्योंकि माइनस वाला छोटा है, तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मत करना कि पहले एडिशन को सॉल्व करने लग जाओ कि 27 और 34 को जोड़ रहे हो और फिर उसमें से 31 को माइनस कर रहे हो। क्यों कैलकुलेशन करनी है? टाइम क्यों इतना ज़्यादा लगाना है जब छोटे सा बन रहा है? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है, उसको आगे पीछे कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो पहले, चाहे आप एडिशन को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्राय करके दूसरी संख्या जो है प्राप्त की गई है। बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लाइक 10 से 17, 17 से 102 और 102 से 93। अब 10 में मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं +7 करूँ तो 17 मिल सकता है। 17 छिक क्या होता है? 17 छिक्का 102 होता है ना, तो मल्टीप्लाई 6 किया गया है, और 102 में से मैं क्या घटाऊं कि -93 जो है आ जाए। क्या घटाया होगा? आप देखो 102 में से 93 माइनस कर लो, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा 9, और 9 9 0, तो 9 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 93 मिला। तो ये वाला रूल जो है सेम इस पे भी देखते हैं क्या यही अप्लाई हुआ है। देखो 48 में 7 अगर मैं प्लस करती हूँ तो 45 मिलता है। 45 को अगर मैं 6 से करती हूँ तो 6 पंजे 30, 3 6 24 3 27, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है भाई। और 270 में से अगर मैं 9 माइनस करती हूँ तो 261 भी मिल रहा है। मीन सेम लॉजिक इस पे अप्लाई हुआ है, तो जो हमारा जो आंसर आएगा ना उस पर भी यही रूल जो है अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 + 7 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या 6 से बन रहा है? 6 × 9 = 54, बट यहाँ पे तो 2 है इकाई के अंक पे, तो गलत हो गया ये। 42 और 7 49 होता है, फिर से रॉन्ग। 41 और 7 49 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब 49 को 6 से करेंगे तो 6 × 9 = 54, 5 6 24 और 5 29, ये भी ठीक है। लेकिन क्या 294 में से अगर मैं 9 को माइनस करूं तो 285 आना चाहिए, बट आ रहा है कितना? 286। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अभी यहाँ पे। 45 और 7 52, 52 × 6 312, और 312 में से अगर मैं 9 को घटा दूँ तो 12 9 3, 303 जो है इसका आ रहा है। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बिल्कुल इजी पेपर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश कुछ ऐसे करके जाओ भाई, इसमें कंप्लीट मार्क्स आपके मिल जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो कुछ रेलगाड़ियाँ क्या है? दरवाजे हैं। कुछ कारें रेलगाड़ियाँ हैं, कुछ कारें रेलगाड़ियाँ हैं, तो यहाँ बनाओ, गिचमिच नहीं करनी है, अलग अलग बनाओ। ठीक है, कोई भी दरवाजा सड़क नहीं है, यानी कि दरवाजे का सड़क से कोई रिलेशन नहीं दिया गया, कि मतलब ये दिया गया है कि कोई नहीं है। क्या कह रहा है? कुछ कारें दरवाजे हैं, क्या कुछ कारें दरवाजे हैं? नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग है, कोई मेल ही नहीं है, तो ये तो नहीं करता अनुसरण। कुछ कारें सड़कें नहीं है, कुछ कारें सड़कें नहीं है, तो कारें और सड़कों का भी कोई यहाँ पे बताया नहीं गया है या नहीं है, तो न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न ही 2 करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए, मयंक स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। देखो जब भी डायरेक्शन आए तो ये लिख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये होता है। एक पॉइंट है ए, यहाँ से ड्राइव करना शुरू किया है मयंक ने, और ड्राइव किया है 25 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ही देन टेक ए राइट टर्न, और साउथ में जब वो जा रहा है तो उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और ड्राइव करता है 29 किलोमीटर। ठीक है, राइट इस तरफ ही आएगा। ही देन टेक ए राइट टर्न, ड्राइव 19 किलोमीटर। वापिस से क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है राइट और टेक 30 किलोमीटर ड्राइव। तो 25 तो देखो यहाँ तक हो गए 25, तो टोटल करने हैं 30, तो 5 ये, तो यहाँ पे पहुँच गया वो 30 किलोमीटर चला के। ही देन टेक ए राइट टर्न, फिर से वो राइट टर्न ले रहा है और 30 किलोमीटर चल रहा है। राइट टर्न लेगा तो 29 तो देखो यहाँ तक हो जाएंगे। अब पूरे करने हमको 31, तो 2 किलोमीटर ये हो जाएगा और यहाँ पे पहुँच चुका है वो।
उसके बाद वो फाइनल टर्न लेता है, और फाइनल भी कौन सा, राइट टर्न ले रहा है, और ड्राइव करता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर करता है तो भाई यहाँ पे आ जाता है वो 5 किलोमीटर टर्न करके। अब ये कह रहा है हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए, कि उसको जो है ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए किस तरफ जो है चलाना होगा और कितने। देखो पहले तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 2 किलोमीटर, ऊपर वाले से चेक कर सकते हो 2 किलोमीटर। और इसको जाना किस तरफ है, ए की तरफ जाने के लिए वेस्ट साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना वेस्ट साइड में, अगर यहाँ से बंदा जा रहा है तो वेस्ट में जाएगा, तो 2 किलोमीटर टू द वेस्ट। तो थर्ड जो है आंसर यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो OHM बिल्कुल वही है, सेम क्वेश्चन। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से करो और फिर आपका आंसर निकल जाएगा। देखो P को छोड़ दिया OP Q, R को छोड़ दिया S, T को छोड़ दिया U, V को छोड़ दिया W। ठीक है, HIJ K L M N O P W P। उसके बाद देखिए M N को छोड़ दिया O, P को छोड़ दिया Q, R को छोड़ दिया S, तो T को छोड़ देंगे U मिल जाएगा, WPU जो है बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चलिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक वाली संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, मीन्स जैसे 6 9 7 है ना, तो इसमें 6 पहला अंक है, 9 दूसरा अंक है और 7 तीसरा अंक है, तो ये को दिया गया है। अब इसने क्या बोला, यदि सबसे बड़ी संख्या के, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन, 863, उसके दूसरे अंक को यानी कि 6 को, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 809, छोटी संख्या के तीसरा अंक कौन सा, 9, तो परिणाम क्या होगा, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो राइट आंसर 15। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। जो हमारे चैनल से तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने मेरी रीजनिंग की वीडियो देखी है, उनके लिए ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन आया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना मेरे साथ, पहले से आपने वीडियो देखे हैं, तो आप इजीली इनको 15 मिनट में निपटा सकते हैं 20 क्वेश्चन को, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 निश्चित एक तरीके से समान है। ओके, तो देखो QTMO कैसे आ सकता है। अब देखो इसमें जो रिलेशन हो सकता है ना, वो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई इसका इससे हो, या ऐसा हो सकता है इसका इससे हो। ठीक है, तो क्रॉस में भी जा सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे QT से MO कैसे आ सकता है, वेट इसको इरेज ही कर लेते हैं। देखो QT और MO, ठीक है, अब इसमें एक तरीका तो आपने जो है लेटर्स को लिखा हो कि A से M तक और N से Z तक। दूसरा तरीका है कि भाई इसको नंबर्स से देखो कि कितने का जो है इसमें वो आ रहा है। अब Q की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, क्वीन कितने साल की लेके चलेंगे, 17 की, भाई 17 साल की हम मान के चल रहे हैं, तो Q की जो पोजीशन होती है वो 17। ट्रिक मैंने आपको बताई है कि अल्फाबेट्स को कैसे याद रखना है, जिसने वीडियो नहीं देखी वहाँ जाके देखो एंड देन आपको याद होंगे कि क्या हो जाएगा। अब T को कैसे निकालेंगे, तो इजोटी से निकालेंगे। इजोटी में T किस पे आता है, 20 पे आता है। M किस पोजीशन पे आता है, 13वीं पोजीशन पे आता है। और O किस पे आता है, O अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है 5 10 15, 15वीं पोजीशन पे आता है। ठीक है, और Q से M में देखो फिर कितने का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 20 में से 15 जाएगा, -5 हो रहा है। ठीक है, बाकियों में हम देखते हैं तो देखो J M और FH। J किस पोजीशन पे आता है, J आता है 10 पोजीशन पे, और F किस पे आता है, F आता है 6 पोजीशन पे, तो आ रहा है -4 का डिफरेंस। M 13 पोजीशन पे आता है, H 8 पोजीशन पे। देखो H ऐसे होता है ना, तो किस कौन सी बन रही है यहाँ पे शेप, 8 की शेप बनती दिखाई दे रही है, तो 8 पोजीशन पे, तो 13 में से 8 जाएंगे, 13 में से 5 जाएगा, 5 का डिफरेंस है ना 13 और 8 में, तो 5। तो इसमें भी सेम लॉजिक जो है यूज हुआ है, -4 और -5 का। अब देखो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, फिर देखो लास्ट में देखते हैं TWPS। देखो T 20 पोजीशन पे होता है, ठीक है, P किस पे होता है, MNOP, P आता है, एक मिनट, अगर मैं इजोटी देखूं तो O 15वीं पे होता है ना, OP यानी कि P होता है 16 पे, तो -4 का डिफरेंस है, ये तो सही है। अब इसको देखते हैं, W किस पे होता है, 23 पे। देखो M जो है ना वो क्या है, 13वीं पोजीशन पे है, और इस M को अगर मैं उल्टा बना दूं तो ये W दिखाई देगा ना आपको, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 13 में से 10 और जोड़ दो, 23 हो जाएगी। ठीक है, MW 13 23, MW 13 23, ठीक है, तो W की पोजीशन 23। S की कितनी होती है, देखो T किस पोजीशन पे आता है, 20 पे आता है, और 20 से पहले S आता है ना, ST, PQRST,
30, तो 19 पोजीशन पे आ जाएगा। और इनमें डिफरेंस देखो कितने का है, इनमें डिफरेंस अगर मैं देखूंगी तो 13 में से 9 जाएगा 4, 4 का डिफरेंस यहाँ पे देखिए। अब जो डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है वो -4 का बन रहा है, इसीलिए जो है ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। आपको आइडिया मिल गया होगा। ये हिंदी का पेपर था और हिंदी में रीजनिंग ऐसी पूछी गई है, और बिल्कुल ऐसे ही आपसे आगे जो एग्जाम होंगे उनमें भी सेम ही पूछा जाएगा लेवल, कोई चेंज नहीं है। जो पीजीटी हमने पढ़े बिल्कुल सेम यही था, कुछ अलग नहीं था। ठीक है, चलिए अब एक और पेपर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पेपर है ये 29 अगस्त को हुआ है, 29 अगस्त 2025 को ड्राइंग टीचर का ये पेपर है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और निम्न प्रश्न का उत्तर दे, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है। स्वर मतलब पहले जो है मतलब सिंबल है, वेट एक मिनट, मतलब पहले सिंबल है, उससे पहले जो है क्या है, वोवल है, और बाद में वोवल नहीं है। वोवल नहीं है तो मीन्स क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो सकता है या सिंबल हो सकता है। ठीक है, इसने बोला सिर्फ वोवल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमको सिंबल देखना है। सिंबल ये रहा यहाँ पे, अब इससे पहले क्या है, वोवल नहीं है। ठीक है, दूसरा सिंबल आप देखेंगे तो ये एंड का है, तो यहाँ पे भी नहीं है। तीसरा जो सिंबल है वो ये है, इन यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बन रहा है सबसे पहले A@P। ठीक है, एक जो पेयर जो बन के आया वो कहाँ पे आया, A@P पे आया है। दूसरा आप देखेंगे तो सिंबल यहाँ पे है U और *S। तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल है और सिंबल से पहले वोवल है और सिंबल के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट R है। ठीक है, तो IRH। तो इस तरीके से कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या जो है वो प्राप्त की जाती है, किन संख्याओं द्वारा x और y को प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब देखो x पर जो ऑपरेशन लगेगा ना, मीन्स x पर जो भी हम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो वहां से हमको 4 मिलेगा। तो जो लॉजिक हमने x पर अप्लाई किया है वही हमको तीसरे पर यानी कि 6 पे अप्लाई करना है, और जब हम 6 पे अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। किए हुए हैं हमने ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देखो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 2 दे रहा है, या तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर मैं x फर्स्ट ऑप्शन लेके चलती हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे आंसर नहीं पता होगा, तो हम फर्स्ट ऑप्शन उठा के चलेंगे भाई। अगर मैं x को 2 मान लूँ, अगर x को 2 मान लूँ तो 2 से 4 कैसे आ सकता है कि अगर मैं 2 का स्केयर करूँ तो मेरे को 4 मिलेगा। तो इसी तरीके से मुझे जो थर्ड है उसका भी स्केयर करना पड़ेगा, तो मुझे y की वैल्यू 36 मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे तो y 16 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 36। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, या थर्ड ऑप्शन जो है इस तरीके का बन रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ऑप्शन 1 आपने जैसे ही अप्लाई किया तभी आपको आंसर जो आपका मिल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रानुसार दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो देखो यहाँ पे एक आकृति दी गई है MN पे, जब भी दर्पण प्रतिबिंब की मिरर इमेज की बात आएगी, हमारा जो लेफ्ट होगा ना वो राइट की तरफ दिखेगा और जो राइट होगा वो लेफ्ट की तरफ। टॉप बॉटम इसमें चेंज नहीं होते हैं। अब अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल एक बात देख लो, जो इमेज बनेगी ना, जो मिरर के पास होगी ना जो चीज, वही जो है यहाँ पे जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वहीं पर जो आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टॉप में है, टॉप में है, अब ये मिरर के पास में है, बट यहाँ पे तो दूर जा रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में ये वाली चीज इस मिरर से दूर है, तो यहाँ पर जब बनेगी तो वो मिरर से दूर ही बनेगी, बट यहाँ पे तो क्या बन रही है, पास में बन रही है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो देखो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ये मिरर से दूर बन गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है इसमें, वेट एक मिनट, इसको वो कर लेते हैं। तो देखो ये दो तो हम वैसे ही कैंसिल कर चुके थे, क्योंकि इसमें और इसमें तो बन ही नहीं रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मिरर, ओके मिरर इमेज ये है, तो ये वाली चीज़ तो इसमें सही आ रही है, जो गलत आ रही है ना वो ये है। देखो यहाँ पे ये इस तरफ था इसका फेस, और यहाँ पे क्या चला गया, दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें मिस्टेक बन रहा है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है उससे मिरर से दूर बन गया, मीन्स यहाँ पे इमेज अगर इसको मैं रखूँगी तो ये वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जबकि होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड वाले में ये वाली चीज़ तो सही है, और जो गलत होगी वो क्या हो जाएगी,
कि ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी सही है, बट ये हो गया। इसने इसको कट नहीं किया, इसने क्या किया, इसको कट नहीं किया हुआ है। बट क्योंकि इसमें देखोगे अगर आप, तो इसमें ये वाली चीज़ जो है ना कट होके आई हुई है, ये इस तरीके से इसको कट कर रही है, बट यहाँ पे तो ये कट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीन्स अगर देखो आप इस इमेज को यहाँ पे लगा के देखो, ये जो मिरर के पास वाली चीज़ है ये बिल्कुल इसके पास में दिखाई दे रही है ना, ये वाली, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगी तो, ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, और राइट जो होगा वो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मीन्स ये जो लेफ्ट की तरफ था ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना राइट की तरफ, और ये जो राइट था ये मुझे लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। आगे देखिए 7 डब्बे दिए हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। बी को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया। देखो अगर आप देखेंगे तो 7 डिब्बे हैं, बी को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है, ऊपर से तीसरा स्थान। अब देखो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि 7 डिब्बे हैं तो इसको एक वो दे दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और बी को ऊपर से तीसरे स्थान पर, तो बी जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी और एन के बीच 3 डब्बे रखे गए हैं, तो एन ऊपर तो नहीं हो सकता, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, तभी जो है बी और एन के बीच में 3 डब्बे होंगे। एम को बी के ठीक नीचे रखा गया है, तो एम यहाँ पे इस पोजीशन पे हो जाएगा। ओ को बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया, तो ओ फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी, अभी छोड़ देते हैं। लेकिन एल के ऊपर किसी भी स्थान पर नहीं है। ओ को बी के ऊपर रखा गया है, लेकिन एल के ऊपर किसी स्थान पर नहीं है। अब एल के ऊपर किसी भी स्थान पर नहीं है तो ऑब्वियस एल के नीचे होगा, तो एल ओ जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओ एल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे फिर वो एल के ऊपर चला जाएगा। सी को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा क्या है इसमें, ए बचा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन से डब्बे को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो ए को ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ से नीचे से देखिए अगर हम, तो 1 2 3, ए जो है करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फैन इज वर्किंग को ये लिखा जाता है, द फैन क्लब को ये लिखा जाता है, तो फैन को किस प्रकार कूट बदलें। देखो यहाँ पे फैन इज वर्किंग, यहाँ पे द फैन क्लब, दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, फैन, तो ऑब्वियस है इसके कूट में भी जो कोड है उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, सेम वर्ड होगा। देखो इसमें एस एन सा दी, इसमें अगर आप देखेंगे दी पी टी पी एल, तो दी जो है दोनों में आ रहा है, तो फैन का जो कोड होगा वो दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ कॉमन को ढूंढना होता है, सेंटेंस जो भी दिए गए हो, मीन्स जो भी आपको दिया गया है वो। चलिए आगे क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हम पिछले वाले पेपर में किया हमने। ए का अर्थ है डिवाइड, तो हम डिवाइड को रखेंगे। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रखेंगे। ठीक है, 6 हो जाएगा। डी का अर्थ है माइनस, तो माइनस रखेंगे। सी को अगर हम देखेंगे तो सी का अर्थ है प्लस, तो प्लस रख देंगे, ये हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 निम 36। ठीक है, फिर गुना 6 था, तो 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, ये बन जाएगा। अब इनको कर लो, 8 और 2 में जाएंगे 6, 174 में से 6 को माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, नहीं 1 मिनट, ओके प्लस का 6 आ जाएगा ना, ये 8 में से 2 जाएगा प्लस का 6, तो 174 में 6 ऐड करेंगे तो 180, 180 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं किसी क्रम में। अब देखो क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, वही है, वापस से इसको 1 2 3 कर लो क्योंकि करने में आसानी हो जाएगी, अगर ऐसे ही डायरेक्ट करोगे तो वही मुश्किल होगा। अब देखो ए और सी के बीच में 3 डब्बे हैं, अब हमें नहीं पता ए सी कहाँ है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। एल के नीचे केवल ओ रखा गया है, तो एल यहाँ पे होगा, तभी जो है केवल ओ इसके नीचे है। एन को ए के ठीक नीचे रखा गया है। अब देखो ए और सी के बीच केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, तो ए और सी, अगर मैं ए को यहाँ रख दूँ तो सी यहाँ आ जाएगा क्योंकि ए और सी के बीच में 3 डब्बे हैं। फिर कह रहा है एन को ए के ठीक नीचे रख। अब देखो अब ये सोचने वाली बात है कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है ए यहाँ पे और सी यहाँ पे हो, बट क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगला ही सेंटेंस इसने बोल दिया कि एन को ए के ठीक नीचे रखा गया है। लेकिन अगर मैं ये वाली कंडीशन लेती हूँ तो ए के ठीक नीचे तो वैसे ही एल आ चुका है, तो ऑब्वियस है ये गलत हो जाएगी, ए ऊपर आएगा सी नीचे आएगा, और एन को ए के ठीक नीचे रख देंगे। बी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, ठीक ऊपर नहीं रखा गया है बी को, तो ऑब्वियस है बी 3 पे होगा 4 पे ना होके, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे कौन बचा, एम बचा है, तो एम आ जाएगा। अब ये कह रहा है एम और ए के बीच में, ए इस पोजीशन पे है
और m यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे हैं, तो 2 डिब्बे जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक निश्चित कूट भाषा में क्लिम द ट्री को ये लिखा जाता है, ट्री इज टॉल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्री को क्या लिखेंगे? अब देखो इसमें कॉमन क्या है? ट्री, यहाँ पे भी ट्री कॉमन, यहाँ पे भी ट्री। अब कोड में कॉमन क्या है? कोड में अगर आप कॉमन देखेंगे तो का कॉमन आ रहा है, यही जो है इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा है 18 और यहाँ पे गुना का जो अर्थ है वो डिवाइड है, तो डिवाइड रख देंगे। डिवाइड का जो अर्थ है वो प्लस है, तो प्लस रख देंगे। प्लस का अर्थ अगर आप देखेंगे तो माइनस है, तो -5 हो जाएगा, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, 2 निम 18, फिर हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन को, तो 5 चौक 20 ये आ जाएगा। अब 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है, और 21 - 20 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, प्लस का 1, तो 1 आ जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सेल्फ पर बाएं से दाएं ठीक 12 किताबें व्यवस्थित हैं। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट 12 हैं टोटल। 12 किताबों में से 4 छोटी पेपर बैक किताबें हैं, 2 बड़ी पेपर बैक। देखो 4 तो जो हैं वो छोटी हैं, स्मॉल है, 2 बड़ी हैं, लार्ज है, और 3 जो हैं वो जिल्द वाली है, तो कवर वाली हम इसको लिख देंगे कि 3 जो है वो कवर वाली है, और 3 चमड़े के जिल्द वाली है, तो 3 चमड़े के जिल्द वाली है। ओके, एक कपड़े की है तो क्लॉथ कर लो इसको, और इसमें चमड़ा है तो चमड़ा लिख लो। ठीक है, ओके। 4 छोटी पेपर बैग किताबें एक दूसरे के बगल में हैं। देखो 4 छोटी जो पेपर बैग किताबें हैं वो एक दूसरे के बगल में हैं। ये देखो एक नए तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। और 3 चमड़े से बंधी किताबें एक दूसरे के बगल में हैं। पहली सबसे बाईं ओर किताब और 12वीं किताब पेपर बैग किताबें हैं। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पहली किताब जो सबसे बाईं ओर है और 12वीं किताब जो सबसे दाईं ओर है, ये पेपर बैग है, ये पेपर बैग किताबें हैं। अब हो सकता है वो स्मॉल भी हो और लार्ज भी हो। ठीक है, स्मॉल और लार्ज दोनों ही जो है वो पेपर बैग थी, 4 छोटी थी और 2 बड़ी थी। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो यदि बाईं ओर से तीसरी किताब, ठीक है 1, यहाँ पे पेपर बैग मैंने लिखा है, तीसरी किताब जो है वो छोटी पेपर किताब है, तो SB, उसको मैं SB और LB से डिनोट कर लेते हैं। ये SB पेपर बैग, स्मॉल पेपर बैग हो गया ये। ठीक है, और प्रत्येक बड़ी पेपर बैग किताब चमड़े के जिल्द वाली किताब के बगल में है, तो बाईं ओर से गिनने पर कौन सी किताब बड़ी पेपर का? तो यहाँ पे ही ये जो दिया गया ना, पहले इसको हमको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी। ओके, 12 किताबों में से ये हमको पता चल गया भाई, 4 2 7 3 10 और 3 13 कैसे बनी है? 12 होनी चाहिए थी, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो 4 जो है छोटी हो गई, 2 बड़ी पेपर बैग किताबें हो गई। ओके, 3 कपड़े की जिल्द वाली और 3 चमड़े की, 3 3 6 और 2 8 और 4 12, हाँ 12 जो है ये इस तरीके से होगी। ओके, अब जो 4 छोटी पेपर बैग किताबें हैं वो एक दूसरे के बगल में हैं। क्या है? एक दूसरे के बगल में है, साथ साथ है मतलब सारी। अब ये देखो, ये स्मॉल बुक थी और एक साथ मिलेंगी ये आपको, चारों जो छोटी हैं वो एक साथ मिलेंगी। तो ये एक और मैं जो है यहाँ पे लगा लेती हूँ, टोटल 12 कर लेते हैं। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं ये जो लास्ट में होगी। ठीक है, अब इसमें देखो तो ये हमारी चारों जो है हमको क्या मिलेंगी, एक साथ में मिलेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो 4 छोटी पेपर बैग किताबें वो एक दूसरे के बगल में है, तो 4 जो इकट्ठी मिलेंगी वो 4 छोटी मिलेंगी। अब यहाँ पे भी पेपर बैग था, तो ये मैं मान लेती हूँ कि भाई ये 4 जो है ना ये स्मॉल पेपर बैग वाली है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, 3 चमड़े से बंधी किताबें एक दूसरे के बगल में है। 3 जो है वो चमड़े से बंधी और एक दूसरे के बगल में है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो लास्ट वाली है वो भी पेपर बैग है, तो हो सकता है वो लार्ज पेपर बैग हो। और इन हर एक जो पेपर बैग किताब है वो चमड़े की जिल्द वाली किताब के बगल में है, तो ये लार्ज पेपर हो गया एक। और यहाँ पे अगर मैं 3 चमड़े वाली रख दूँ, 3 चमड़े वाली अगर मैं रख दूँ, तो यहाँ पे ये भी लार्ज वाली हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि चमड़े के इस बगल में भी लार्ज पेपर बैग है और चमड़े के उस बगल में भी लार्ज पेपर बैग है। ठीक है, अब जो ये 3 बची, ये कौन सी हो जाएंगी? ये जो हमने पढ़ी थी क्लॉथ वाली। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसने क्या पूछा, तो बाईं ओर से गिनने पर कौन सी किताब बड़ी पेपर बैग किताब होगी? ओके, बाईं ओर से गिनने पर, अगर मैं बाईं ओर से गिनूं तो देखो ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे। तो लार्ज पेपर बुक जो है कौन सी स्थान पर होगी? 8वीं पोजीशन पे होगी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल था, नया क्वेश्चन था, आगे पूछे जा सकते हैं ऐसे, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा समझना था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, क्या संबंध है ये बताना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ दिया है k डिवाइडेड बाई टी, k डिवाइडेड बाई टी। देखो अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अब देखो इसमें क्या कर दिया, जो लास्ट वाला है ना, जो दूसरे नंबर वाला है, उसको पहले रखा है। क्या रखा है कि जो ये होगा ना टी, ये k का पुत्र आ जाएगा, टी एस का पुत्र है, तो यानी कि t जो है ना वो क्या है, k का पुत्र है। इसको इसने पोजीशन चेंज कर दी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर s डिवाइड t दिया गया है तो दिया गया था कि s t का पुत्र है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद देखेंगे अगर आप तो t माइनस एल है, t माइनस एल है, इसमें t माइनस एल। अब देखो इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो t है ना जो, वो l का पति है, t l का पति है। ओके, l का अगर पति है तो ये प्लस मेल को शो करते हैं, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। और पहला हमने क्या पढ़ा था कि जो टी है वो क्या है, के का पुत्र है, के का पुत्र है। तो ये यहाँ पे फादर और सन का रिलेशन हो जाएगा। अब वो सॉरी मदर सन भी हो सकता है, फादर सन भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि के क्या है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या है, एल प्लस एम है, एल प्लस एम। एल प्लस एम क्या कह रहा है कि L जो है ना वो M की माता है, L M की माता है, L M की माता है, तो M के फादर कौन हुए, T हुए। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखिए, M इंटू जी, M इंटू जी, M इंटू जी का मतलब है कि M जो है ना वो G की बहन है, M G की बहन है, तो T और L का ही बच्चा हो जाएगा। ये बहन है तो इसको माइनस से कर दो। अब G लड़का है लड़की हमें नहीं पता है। ठीक है, अब ये पूछा कि टी का जी के साथ क्या संबंध है, जी के साथ टी का संबंध क्या है। तो जी के साथ क्या संबंध है टी का, टी जी का क्या है, पिता हुआ। ठीक है, तो पिता जो है इसमें बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। देखिए देखो, सम बंगलोज आर होम, यहाँ पे स्टेटमेंट सम बंगलोज आर होम, तो ये वाली जो है रिलेशन बनेगी। ऑल होम्स आर फ्लैट, ऑल होम्स आर फ्लैट, तो ये कुछ बन जाएगा। ऑल फ्लैट्स आर हाउसेज, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये देखो, ये होम है और ये हाउसेज है, ये याद रखिएगा। अब क्या रहा है कंक्लूजन, सम फ्लैट्स आर बंगलो। देखो सम फ्लैट्स आर बंगलो, देखो इनमें रिलेशन बन रहा है ना, फ्लैट्स और बंगले में बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। सम हाउसेज आर होम्स, देखो हाउसेज और होम, देखो तीनों इस तरीके से बनते आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो दोनों ही जो है क्या है, फॉलो कर रहे हैं कंक्लूजन, तो बोथ कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, आप जो वेन डायग्राम बनाएंगे ना उसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा और क्लियर बनाना। ओके, आगे देखिए कुछ ऐसा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब सिंबल, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले यानी कि एक सिंबल है और उसके ठीक पहले वोवल है, लेकिन ठीक बाद में स्वर नहीं है। मीन्स सिंबल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ये दोनों वो है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला सिंबल अगर आप देखेंगे तो ये है, इससे पहले वोवल है नहीं। अभी एक सिंबल ये है स्टार का, स्टार से पहले यू है और यहाँ पे वोवल आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल है, सिंबल से पहले आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, तो कहाँ जाके बनेगा वी। देखो और यहाँ पे अगर वोवल देखूँ तो मैं कौन सा सिंबल, ये है क्या, इससे पहले जे आ रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, तो कोई भी नहीं बन रहा है, एक भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एच जे वी जी एक निश्चित तरीके से के जी डब्ल्यू एफ। ओके देखो एच जे वी जी ये संबंधित है के जी डब्ल्यू एफ से। देखो एच से के कैसे आ सकता है, अगर मैं आई जे को स्किप कर दूं, 2 लेटर को स्किप कर दूं तो के मिलेगा। इसमें भी देखते हैं जे से जी कैसे मिलेगा। देखो जी से अब हम देखिए हमें पता चल गया भाई कि क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ना, मतलब माइनस हो रहा है, तो मैं नीचे वाले से लेकर चलूंगी ऊपर, जी एच आई। इसमें एक बार ऊपर वाले से लिख लो, एक बार नीचे वाले से। अब इसमें देखो वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू, इसमें डायरेक्ट लगा दिया डब्ल्यू।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FG। देखो इसमें तो क्या किया गया है, 2 लेटर को पहले ऐड किया गया है, यानी कि 3 का सब वो मिलेगा आपको, 3 का एडिशन, या मान लो कि 2 लेटर है इनके बीच में, ठीक है, एक में एडिशन हो रहा है, एक में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो है वही आगे पीछे वाला जो है लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से हमने WFN M का बताना था। अब देखो W से 2 लेटर अगर मैं देखूँ, WXY, 2 लेटर को छोड़ेंगे तो Z आ जाएगा। इसी तरीके से हमको यहाँ पे देखना है F से पहले कि इससे पहले क्या आता है, E आता है और D आता है, इनको छोड़ दूँ तो क्या बनेगा, C आ जाएगा। N के बाद कौन सा आता है, O आता है डायरेक्ट, और M से पहले कौन सा आता है, L आता है, ठीक है। तो JCOL जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो क्या है, 58 है, 61 है, 67 है, 79 है, 103 है और क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहला डिफरेंस देखो, 58 और 61 में अगर मैं देखूँ तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 7, 3 और 9, 12 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम देखिए 13 में से 9 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो इस 48 को 103 में क्या कर दो, ऐड कर दो। 8 और 3 11, 1, 4 और 1 5, 151, 151 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। देखो P, तीनों में सेम रूल यूज हुआ है, PRO। देखो PQR, PQR। अब O कैसे आ सकता है इसमें, देखो इसको लास्ट से पढ़ना शुरू करो, इसको लास्ट से पढ़ना शुरू करो। देखो हमारे पास बनता है OPQR, ठीक है। इस O को यहाँ रख दिया, इस P को यहाँ रख दिया और Q को छोड़ के R को ले लिया। GIF में देखो, GIF, अगर GIF को मैं लिखूँ तो कैसे लिखा जाता है, FIGH। इस F को उसकी तरह यहाँ पे लिख दिया गया है, I को, सॉरी F इसको गलत लिख दिया मैंने, वेट, ये बन गया ना। देखो क्या बना, GIF था तो लास्ट वाले वर्ड को उठाएंगे तो FGHI। तो इस F की पोजीशन जो थी यहाँ पे थी, ठीक है। इसके बाद G जो था वो यहाँ पे था, H को छोड़ना था, यानी कि थर्ड लेटर को छोड़ना है और फोर्थ लेटर को बीच में लगाना है, यही बन रहा है। SUR अगर आप देखेंगे तो R को उठाओ, RSTU, R को इस पोजीशन पे रखा, S वाले को फर्स्ट वाली पोजीशन पे, T को हटाया, U को बीच में, SUR बन रहा है। तो तीनों में सेम लॉजिक यूज हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो VYU, U को उठाते हैं, UVWX, ये बनेगा। W को हटाना है, ठीक है, तो W नहीं मिलेगा हमको V मिला, सॉरी हमको UVWX, तो U मेरे को यहाँ पे मिल गया, V मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था बीच में वो कौन सा होना चाहिए था, X होना चाहिए था, ना कि Y, ठीक है। इसीलिए सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो अलग है। ओके आगे देखिए, इसमें भी जो है तीनों एक तरीके से समान है, बिल्कुल वही है। अब देखो TPO, अब इसमें भी यहाँ से चलो बैक से, क्योंकि देखो आसानी हो जाएगी। OP और यहाँ पे QRS को छोड़ दिया और T आ गया है। अब FE में देखो, E के बाद सीधा F आता है, उसके बाद GHI को छोड़ दिया, J आ गया है। उसके बाद YUT को देखो, T के बाद U और फिर VWX को छोड़ दिया और Y आ गया। तो लास्ट वाला है ना जो, उसमें तो एक भी लेटर को स्किप नहीं है और फर्स्ट और सेकंड के बीच में 3 लेटर है, तो इसमें बन रहा है। अब I के Y में क्यों नहीं बन रहा है, देखो Y और K, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, YZ होना चाहिए था ना, YZ होना चाहिए था यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ पे ये वाला भी जो है गड़बड़ है, I भी नहीं होगा यहाँ पे। फिर ABC को छोड़ेंगे तो D आएगा। नहीं सॉरी, इसमें हम बैक में चल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही बनेगा, YZ होना चाहिए था। तो ये वाला जो है यहाँ पे डिफरेंट है। चलिए इसमें देखो, 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हो, दोनों युग्म जो है समान पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन निकालना जो इसमें सेम फॉलो करे। देखो NHL से MEH बना, ओके। अब MEH कैसे बन सकता है, देखो
और UIL से क्या बन रहा है, TFH बन रहा है। या तो देखो ऐसे बन सकता है ये डायरेक्ट, या फिर आगे पीछे बन सकता है। ओके, तो दोनों तरीके से जो है पॉसिबल है। तो देखते हैं, देखो N किस पोजीशन पे आता है, 14th पोजीशन पे आता है। इसको लिखते के चलती हूँ मैं, इसलिए 14th पोजीशन पे, ये 13 पोजीशन पे, H 8वीं पोजीशन पे, E 5 पोजीशन पे। L की अगर मैं बात करूँ तो L किस पे आता है, JKL 12वीं पोजीशन पे आता है ये, क्योंकि देखो 12वीं पोजीशन पे कैसे है कि ये 2 लाइन से बना है, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो 12। H जो है 8 पे होता है। अब इसमें देखो कोई समझ आ रहा है, इसमें भी लिख लो। U अगर आप देखेंगे, U 21 पे आता है, T 20 पे आता है, तो वही 21 में -1 हुआ है 20, ठीक है। I 9 पोजीशन पे, F 6 पोजीशन पे, इसमें 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी -3 का है, पहले -1 का डिफरेंस है, फिर -3 का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लो L 12 पोजीशन पे आता है और H जो है वो 8 पोजीशन, इसमें -4 का, देखो -1 -3 और -4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही हमको चेक करना था। तो यहाँ पे राइट आंसर OPZNMV कैसे बना देख लेते हैं। O किस पोजीशन पे आता है, देखो MNO, O 15 पोजीशन पे आता है, तो 15 में से -1 कर दो, 14 पोजीशन पे N, बिल्कुल सही है। P किस पोजीशन पे आता है, OP 16 पोजीशन पे आता है, 16 में से -3 कर लो, 16 में से -3 करेंगे तो 13 पोजीशन पे M होता है, बिल्कुल सही है। Z 26 पोजीशन पे आता है, और 26 में हमें क्या करना है, -4 करना है, ठीक है, -4। अब -4 जब हम करेंगे Z में -4 करेंगे तो कितना आएगा, 22 पोजीशन पे V आता है, तो बिल्कुल सही है, यही जो है फॉलो हुआ है। ओके, अब मान लो ये तो रूल हुआ है, बाकियों में क्या गड़बड़ है वो भी देख लेते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो हमारा। चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अभी। जैसे हमारे पास FTM और EQJ, और हमारे पास डिफरेंस बन रहा है कि पहले वाले में -1 का डिफरेंस है, फिर -3 का डिफरेंस है, और फिर -4 का डिफरेंस है, ये बन रहा है ना। तो देखो यहाँ पे -1 का बन रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो T किस पोजीशन पे आता है, 20 पे आता है, और Q किस पे आता है, 17 पे, ये -3 बन रहा है, ये भी सही है। M 13 पोजीशन पे आता है, J किस पोजीशन पे आता है, 10 पोजीशन पे आता है, ये तो -3 बन रहा है, होना कितना चाहिए था, -4, यही गड़बड़ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ है वो -1 -3 -4 को हुआ है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस लिए ये आंसर आया, और जो दूसरे आए हैं वो क्यों नहीं आए हैं। सेम यही चीज़ इसमें मिलने वाली है आपको, ठीक है, कोई ना कोई मतलब 1-2 की गड़बड़ आपको मिलेगी। अब देखिए, निश्चित तर्क के अनुसार 111 का संबंध, कि 111 का संबंध जो है 147 से बताया जा रहा है, और उसी तर्क के अनुसार जो 83 का संबंध है वो 119 है, यानी कि 111 में कुछ ना कुछ अप्लाई किया गया होगा जब हमें 147 मिला, फिर 83 में कुछ अप्लाई किया गया होगा, मीन्स घटाना, गुणा करना या जोड़ना, कि हमें 119 मिला है। ओके, अब देखो 13 को 1 और 3 में तोड़ने की अनुमति नहीं है, मीन्स कि 1 पर मैं अलग संक्रिया कर रही हूँ या 3 पर अलग कर रही हूँ, नो, पूरा का पूरा इस पर अप्लाई करना है हमको। जैसे 111 ना है तो 111 पर ही मुझे, कि मैं 111 में कुछ जोड़ दूँ, 111 में कुछ माइनस कर दूँ, ठीक है, उस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 1 मैंने आपको ले लिया, 1 अलग ले रही हूँ, उस पर कोई रूल अप्लाई किया, फिर ये 1 अलग लिया, ठीक है, तो वो अलग अलग करके हमको लॉजिक अप्लाई नहीं करना है। तो 111 और 147 में डिफरेंस देखो। सबसे पहले तो डिफरेंस क्या करो, जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 7 में से 1 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 36 का डिफरेंस आ रहा है। क्या इसमें भी यही आ रहा है, देखो 9 में से 3 जाएगा 6, और 11 में से 8 जाएगा 3, 36 का डिफरेंस बन रहा है। तो इसमें 95 का संबंध बताना था, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 111 से 147 बड़ा है, कितना, 36 बड़ा है, तो 95 में 36 ऐड कर दो, 6 और 5 11, 1 9 10 और 3 13, 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 111 से अगले वाला नंबर अगर छोटा होता तो हम क्या करते, 95 में से माइनस कर देते, क्योंकि वो 111 से छोटा है, यानी कि उस टाइम पे 36 क्या हुआ, उसमें माइनस हुआ होगा। ठीक है, चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या स्थान आएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है 12, 17, 29, 48, 74 और ये। सबसे पहले डिफरेंस लेके चलो। देखो 12 और 5 17 +5 हुए हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना हुआ है, 9 में 7 जाएगा 2 और 1, +12 हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा 1, +19 हुआ है, यानी कि पहले +5, फिर +12, फिर +19। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6,
और 6 में से 4 आ जाएगा 2, यानी कि फिर 26। तो यहाँ पे देखो +5 में अगर मैं +7 कर दूँ तो +12 मिलेगा, +12 में +7 कर दूँ तो +19 मिलेगा, 19 में +7 कर दूँ तो +26 मिलेगा। तो 26 में मैं +7 करूँगी तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 33। तो इस 33 को हमें क्या करना है, 74 में ऐड कर देना है। डबल सीरीज जो है यहाँ पे लगी है, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 107 जो है इसका राइट आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया होगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर आप अटकते हो, ठीक है। मीन्स डीएसएसबी में अगर आप रीजनिंग देखेंगे ना तो बहुत इजी पूछी जा रही है ना, तो सीरीज वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि भाई जिसमें आप अटक जाओ, नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस की है, मैंने जो प्रीवियस ईयर मीन्स जो भी 2025 में जो पेपर हुए हैं वो वीडियो आपने देखी है तो आप इजीली पेपर में जाके लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल डिट्टो वही लॉजिक पूछा जा रहा है, कुछ नया नहीं है, किसी क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। 20 में से 20 आपके रीजनिंग में आने ही आने चाहिए, इतनी ईजी रीजनिंग जो है पूछी जा रही है। आई नो वहाँ पे जाके एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, बट थोड़ा सा काम होके, क्योंकि ये देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। जो आप जीएस में आप लगाएंगे 4 से 5 मिनट, उसमें से 1-2 मिनट इसमें फालतू लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 20 आपके गारंटीड आपके 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। जीएस में तो देखो कुछ भी पूछा जाएगा, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे, 7 से 8, 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है याद रखनी है, जीएस में जाके तुक्के मत मारना, क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा। जब आपको लगता है ना कि भाई ये पेपर में बैठ के जब हमें ये लगता है ना कि भाई ये सही हो सकता है, वो क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि तुक्का जब भी लगाओगे वो गलत ही निकलेगा, ठीक है। मेरे साथ तो होता है, मैं जब भी तुक्का लगाऊंगी वो गलत आएगा, कभी तुक्के सही नहीं होंगे। अगर मैं 40 तुक्के लगा रही हूँ तो 40 में से 1 या 2 क्वेश्चन ही ठीक होगा, अदरवाइज सारे तुक्के गलत होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव हो वहाँ पे तो बिल्कुल तुक्के मत लगाओ। हाँ, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर तो देखो एग्जाम में तुक्के लगाना बनता भी है, ठीक है। मीन्स अगर नहीं आता है तो फिर उसको करके आओ, ठीक। तो डीएसएलवी में तुक्के नहीं लगाने हैं, जो क्वेश्चन आता है उसको करो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ रीजनिंग पे चाहे 1-2 मिनट ज़्यादा दे देना, लेकिन 20 के 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी पूछी जा रही है टीजीटी में। या अगर आप कोई भी पेपर उठाएंगे ना, डीएसएसबी की रीजनिंग बहुत ईजी हो चुकी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो तभी ईजी लगेगी, अदरवाइज वो भी मुश्किल ही लगेगी। फिर अगर देखो अब बगैर प्रैक्टिस सब मुश्किल होता है, कुछ ईजी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। अब हमारा मैथ बचता है, मैथ को भी कवर कर लेंगे कि कैसा मैथ जो था टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ से। 1-2 पेपर उसमें सॉल्व करेंगे, ओके। बाकी पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें डाल दी गई है, वहीं पर आपको टारगेट बैच वगैरह सब मिलता है। जो भी मतलब टारगेट बैच जो हमने शुरू किया था 15 दिन के लिए वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसकी पीडीएफ जो है वहाँ पे डाल दी गई थी, और आगे जो भी और चीज़ें थी रिवीजन के लिए वो भी जो है पूरा वहाँ पे डाल दिया गया था। मीन्स लाइक ईडियम फ्रेज A to Z तक जो थे, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो गए, 1000-1500 क्वेश्चन जीएस के जो एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, उन सब की पीडीएफ जो है वो सब आपको वहीं पर पेड ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, आगे जिसका एग्ज़ाम हो, टाइम है आपके पास 20-25 दिन का, और लेना चाहे अपनी तैयारी करना चाहे तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ओके। थैंक यू सो मच।